तो शुरुआत हमें ऐसी करनी चाहिए कि अगर बच्चा 3-4 साल का है तो उसको आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्रिएशनल के लिए आप स्टार्ट करवाइए। महिला कोच का इंडिया में क्या स्कोप आपको दिखता है? अगर उसने एक मैच लूज़ कर दिया तो वो इतना डिप्रेशन में ना चला जाए कि नेक्स्ट मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर ना कर पाए। और मैंने सुना है चाइना और जापान हमसे बहुत आगे है, रशिया में स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत काम हो चुका है। तो वेयर वी आर, इंडिया कहाँ है? नमस्कार, आज के एपिसोड में हमारे साथ है उत्तराखंड की फुटबॉलर बेटी डॉक्टर विनीता जी। विनीता जी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वहाँ पर बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन की पूरी ट्रेनिंग और उनको पूरा बताना कि किस तरीके से वो अपना करियर इसमें बिल्ड कर सकते हैं, और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं कैसे वो फर्दर इसको पढ़ाई को आगे अपने करियर के रूप में ले जा सकते हैं। वो उन सब बातों पे अपने विचार रखती हैं समय समय पे, और काफ़ी लंबे समय से वो स्पोर्ट्स से जुड़ी रहीं। फिर उन्होंने स्पोर्ट्स को ही अपना एक करियर में उसको कैसे तब्दील करें उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और आज हम स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के पॉडकास्ट में उनसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि आखिरकार क्यों उन्होंने फुटबॉल को चुना, और फुटबॉल को चुनने के बाद उन्होंने कैसे इसको करियर में तब्दील करा। और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनीला जी हमारे प्रोग्राम में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे आपने फुटबॉल को चुना, और कैसे फुटबॉल एज अ करियर आपने लंबे समय तक दिल्ली स्टेट के लिए खेला है, और आप काफ़ी सारे नेशनल चैम्पियनशिप के टीम का पार्ट भी रही हैं। और आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर को। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं और कुछ बच्चों को मोटिवेट कर सकूं कि वो स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो जर्नी स्टार्ट ऐसे हुआ कि जैसे कि आपने बताया हम उत्तराखंड से ही हैं, तो वो थोड़ा सा एक मदर का आप कह सकते हैं कि एक हेरिडिटरी एक टैलेंट था कि स्पीड काफ़ी अच्छी थी। स्कूल में ही मैं शुरुआत में केंद्रीय विद्यालय में थी JNU, तो वहाँ एक नेचुरल स्पीड बहुत अच्छा था। हमारे जब इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे तो बिना प्रैक्टिस के ही मैंने वहाँ हमेशा जीता है इंटर हाउस। फिर उसके बाद हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब नाउ यू कैन गो अहेड और आप इंटर स्कूल के लिए जाइए। वहाँ भी हम मतलब मेरा पोजीशंस आ गया हमेशा फर्स्ट सेकंड। फिर बोला गया कि क्लस्टर्स होंगे, अभी तक बिना प्रैक्टिस के सब चल रहा था। फिर क्लस्टर्स में भी पोजीशन फर्स्ट सेकंड आ गया। फिर बोला गया जोनल्स होंगे, उसमें भी पोजीशन आ गया। CBSE नेशनल पोजीशन आ गया। फिर SGFI क्या होता है कि SGFI स्कूल लेवल पे एक टॉपेस्ट लेवल है। वहाँ SGFI जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो करवाते हैं, वहाँ मोस्टली पोजीशंस उन्हीं की आती है जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यहाँ मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। करेक्ट। लेकिन बिना प्रैक्टिस के वहाँ तक जाना ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब मैं वापस दिल्ली आई तब मुझे इसके बारे में पता चला कि SGFI क्या लेवल है। मुझे स्कूल से बहुत प्रोत्साहन मिला। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि अगर अब आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स में और अच्छे जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर स्कूल जहाँ स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ अच्छी हों। फिर मुझे बताया गया कि नवक स्कूल सरोजिनी नगर में जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के जानकार हैं और वो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं बच्चों को। वो भी हमारे उत्तराखंड से ही थे, डॉक्टर राणा, तो PS राणा सर। तो फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ग्रीट किया और हमेशा सपोर्ट किया कि ठीक है आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ से फिर मैंने थोड़ा बहुत स्कूल में ट्रेनिंग शुरुआत किया। पास में ही हमारे एक स्टेडियम था, त्यागराज स्टेडियम, वहाँ रेगुलर जाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद SGFI जो मैंने आपको बताया, फिर वहाँ मेरे 2-3-4 स्कूल नेशनल्स मुझे लगातार पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। 1-2 स्कूल नेशनल्स मेरी पोजीशंस भी थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई कैन चूज दिस फील्ड एज अ करियर। तो ये था कि स्पोर्ट्स कहीं से भी नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं गिरते पड़ते चोट लग रही है। फिर जब PhD में एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, PhD हुआ, फिर ब्रदर का एक गाइडेंस था पढ़ाई के लिए कि अब नेट एग्ज़ाम एक जो होता है क्वालिफिकेशन होता है बेसिक कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए, फिर उसके लिए तैयारी की।
कोचिंग क्लासेस लिया, इधर कहीं कहीं समय निकाल के खेलने के लिए भी जा रही हूँ, लीग मैचेस खेल रही हूँ। फिर नेट एग्ज़ाम की कोचिंग भी ली, फिर सब कुछ अच्छा था तो उसमें नेट से भी बेटर, उसी से ऊपर एक JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो वो मैंने क्रैक किया। उसके बाद सबने काफ़ी प्रेज़ किया कि चलो, अगर स्पोर्ट्स में आपको इंजरी की वजह से वो चीज़ नहीं मिल पाई तो आपने अपने आप को यहाँ एटलीस्ट लैग बिहाइंड नहीं किया, क्योंकि एक अपने फील्ड में कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होना मुझे सबने काफ़ी प्रेज़ किया कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आई थिंक फुटबॉल में दिल्ली में हार्डली 1 या 2 कोई ऐसे टीचर्स हैं जो फुटबॉल में इंडिया लेवल तक पहुंच पाए और कॉलेज लेवल तक भी JRF नेट एग्ज़ाम क्रैक करके पहुंच पाए। तो बहुत अच्छा लगता है कि समवेयर पेरेंट्स ने कहीं डांटा भी, जो ज़रूरी भी था, लेकिन सपोर्ट भी पूरा किया, पढ़ाई को लेके, खेल को लेके भी, और फ्रेंड्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ ऐसे वेल विशर्स भी थे जिन्होंने कहा कि खेलो लेकिन अपना ध्यान रखो। बट मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब लाइक इतना डेफिनेटली PhD कोई ऐसे तो कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, डेफिनेटली उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर नेट का जी। एग्ज़ाम, फिर आप ये JRF अगेन, इट्स मुझे लगता है अगेन जैसे आप बता रहे हैं कि 2 ही लोग हैं अभी तक सो फार इन दिल्ली में जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, तो डेफिनेटली ये एक टफ एग्ज़ाम होता होगा। तो कैसे खेल के साथ आप इसको कैसे मैनेज कर पाए, हाउ इट्स कम, और या आप इंटेलिजेंट हैं साथ में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके अंदर वो एक डेडिकेशन है, कि मुझे ये सुनने में आया कि बहुत मुश्किल है PhD अगर आप कर रहे हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के ऊपर ही, और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी था तो वो रेगुलर था। रेगुलर मुझे अपने घर से कॉलेज डेली जाना पड़ता था, उसमें स्टार्टिंग का हमारा कोर्स वर्क होता है। तो सबने यही बोला कि आपको स्पोर्ट्स को अब छोड़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें सुनती थी, पर वो चीज़ अंदर थी कि नहीं, करना है तो करना है। सुनती थी, समझती थी, लेकिन अपने आप को थोड़ा पेशेंट रखते हुए भी कि दोनों चीज़ों को मैनेज करना है और वो मुझे ही करना है। तो मैनेज किया, बहुत मुश्किल था वो 7-8 साल, बड़ी मुश्किल से निकाले। बट वही है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो अंदर से एक विल थी तो रास्ते बनते गए। तो क्या आप मानती हैं कि स्पोर्ट्स आपके अंदर एक विल लेके आती है और आपको डिफरेंट पर्सनालिटी बनाती है? डेफिनेटली, ये तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स सभी को ऑप्ट करना चाहिए। अगर प्रोफेशनली नहीं तो रिक्रिएशनल तरीके से, या फिर आप कम से कम आधा 1 घंटा ज़रूर निकालें डेली। जो मेरे कॉलेज में मेरे फेलो टीचर्स हैं, काफ़ी टीचर्स मेरे पास आते हैं, प्रोफेसर्स हैं, कुछ जो न्यूली जॉइंड हैं, वो हमेशा आते हैं कि प्लीज़ हमें बताओ कि हम कैसे मैनेज करें। क्लासेस भी हैं, फिर हम अपने बेसिक जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उसको कैसे मैनेज करें। तो मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि अगर आप 2-4 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप क्लासेस को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक हमारा जॉब है, तो उनको फिर मैं ये गाइड करती हूँ कि आप जिस दिन क्लासेस नहीं हैं, उनको मैंने कुछ एक्सरसाइजेस जैसे शेड्यूल करके दी हुई हैं, थोड़ा डाइट के बारे में उनको बताया। तो जो भी आपकी एक्सरसाइजेस हैं, जो कैलिस्थेनिक्स हैं, जो आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के आप कर सकते हैं, तो मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि एटलीस्ट स्पेयर 15-20 मिनट्स या आधा घंटा ज़रूर अपने शरीर को दें। इनफैक्ट मैं आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो तो अपने आप के लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें। डेफिनेटली। अच्छा, आप जैसे किस एज में जनरली, बिकॉज हम स्तरीय इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन है और हम बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं, तो किस एज में बेसिकली, जैसे आई एम अ मदर ऑफ 1 किड, तो किस एज में हमें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहिए कि मेरी बच्ची को अंडरस्टैंड हो जाए, कर ले वो कि हाँ ये स्पोर्ट्स में मुझे मतलब, या मेरे लिए कि किस एज में मुझे उसको पर्टिकुलरली डालना चाहिए सो दैट वो एक बेहतर उस स्पोर्ट्स को समझे, खेले, फिर उसमें चाहे अपना करियर बनाए या ना बनाए, बट उसको बेहतर टेक्निकली वो उसमें साउंड हो, या मतलब आगे फर्दर वो कैसे लेके जाए अपनी चीज़। देखिए, ये एक प्रोसेस है। अगर मैं आपको प्रिसाइसली समझाऊं तो अगर जब बच्चा छोटी एज है, क्योंकि छोटी एज में बच्चा अपना इंटरेस्ट इतनी जल्दी नहीं बता पाता कि मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है या फुटबॉल में है या जिमनास्ट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जो भी बहुत सारे अलग गेम्स हैं, तो शुरुआत हमें ऐसी करनी चाहिए कि अगर बच्चा 3-4 साल का है तो उसको आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्रिएशनल के लिए आप स्टार्ट करवाइए। डेली आधा 1 घंटा 2 घंटा, कभी क्रिकेट खिला दिया, कभी फुटबॉल खिला दिया, कभी स्विमिंग के लिए ले गए 2-4 महीने के लिए। तो वहाँ से बच्चा भी अपना इंटरेस्ट शो करता है, जिसमें वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर करता है बच्चा, बिल्कुल, कि इसमें वो आज उसने ज़्यादा अच्छा एंजॉय किया, या इसमें वो आज आप कोच से भी, जो भी जिनके अंडर भी वो उस गेम में जा रहे हैं, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि ये किस एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा हमारा बच्चा कर पा रहा है।
बाकी बच्चे भी अपना फीडबैक देते ही हैं कि किस एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है, कहाँ उसका अच्छा परफॉर्मेंस आ पा रहा है अपने एज ग्रुप के हिसाब से। फिर 3-4-5 2-3 साल आप उसको इस जजमेंट के लिए रखिए कि किस फील्ड में वो अच्छा कर पा रहा है, किसको एंजॉय कर पा रहा है, क्योंकि बच्चा या कोई भी एथलीट उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है जहाँ उसका इंटरेस्ट है या जहाँ उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज उसको हेल्प कर रही हैं उस पर्टिकुलर गेम में परफॉर्म करने के लिए। फिर जब 5-6-7 साल में आप ये समझ जाएंगे कि किस एक्टिविटी में अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है, देन यू कैन टेक योर चाइल्ड टू दैट एक्टिविटी। क्योंकि अब बहुत सारे हमारे यहाँ दिल्ली में या फिर इनफैक्ट और भी स्टेट्स में फैसिलिटीज़ अब बहुत अच्छी हो गई हैं, जहाँ छोटी एज के बच्चे अंडर 14 या अंडर 12 या अंडर 10 इन एज ग्रुप्स के लिए भी ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं, कोचेस हैं जो क्वालिफाइड कोचेस हैं, NIS क्वालिफाइड कोचेस हैं जो एक सब जूनियर लेवल के बच्चे को ट्रेन करते हैं। और अब इतनी अच्छी स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं कि छोटी एज से टैलेंट सर्च अब आ गए हैं कि कोई बच्चा अगर किसी एज ग्रुप में और किसी एक्टिविटी में अच्छा कर रहे हैं तो वो उनके ट्रायल्स होते हैं, फिर उनके सिलेक्शंस होते हैं, फिर उनको पर्टिकुलरली उन स्कीम्स के लिए इनवाइट किया जाता है और सारा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट देता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्रोफेशनली वो बच्चा 7-8-10 साल में एक एक्टिविटी को चूज कर लेता है कि हाँ, पेरेंट्स भी समझ जाते हैं और कोच भी समझ जाते हैं कि ओके, ये बच्चा हाइट के हिसाब से या वेट के हिसाब से या इसकी मोटर एबिलिटीज के हिसाब से इस गेम में ही और शी कैन परफॉर्म वेल। उसके हिसाब से फिर वो प्रोफेशनली उस स्टेडियम में वो ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से कोचेस आजकल सारे क्वालिफाइड ही हैं, वो फर्दर फिर गाइड करते हैं कि अब आप नेशनल जाएंगे, फिर इंटरनेशनल जाएंगे, उसके हिसाब से आगे जो भी स्कोप होते हैं फिर वो उसको परस्यू कर लेते हैं। वैसे तो महिला कोच का इंडिया में क्या स्कोप आपको दिखता है? बहुत अच्छा है, स्कोप बहुत अच्छा है। पहले जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम काफ़ी कम फीमेल कोचेस हुआ करते थे, क्योंकि शायद उनको वो फ्यूचर शायद नहीं दिखता होगा। लेकिन उस टाइम भी जब मैंने नोटिस किया उस टाइम भी, क्योंकि जो मैंने इंडिया कैंप की आपसे बात किया, हमारे साथ उस वक्त 2 फीमेल कोचेस ही थी, एक मणिपुर से थी, एक वेस्ट बंगाल से थी, वो दोनों ही NIS क्वालिफाइड थे। बट अगर मैं ऑल ओवर बात करूँ तो उस टाइम नंबर ऑफ जो कोचेस थी फीमेल्स वो कम थे। अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि स्कोप अच्छा हो गया है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटीज़ भी कर दी हैं, जॉब स्कोप भी काफ़ी अच्छे कर दिए हैं, पैकेजेस अच्छे हैं। और स्पोर्ट्स में अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो और भी अदर जो ब्रांचेस हैं, जैसे कि उसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे प्रोफेसर्स हैं, टीचिंग लाइन है, प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे अब स्कोप हो गए हैं कि फीमेल्स के लिए अब जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब पहले से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। और महिलाओं की स्थिति स्पोर्ट्स में 10 साल में अगर आप देखें तो कोई चेंज आया है क्या? बहुत बेहतर हुई है इंडिया में या अभी भी हम वेस्टर्न से काफ़ी पीछे हैं? अगर पिछले 10 साल की बात करें तो बेहतर है, सर्टेनली बेहतर है। वेस्टर्न अगर हम साइड की बात करें थोड़ा सा हम पीछे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो फीमेल्स है वो काफ़ी हद तक समझने लग गई हैं अपने टैलेंट को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, तो वो अब एक्सप्लोर करने लग गए हैं कि हम और कहाँ अच्छा कर सकते हैं। पहले जो मैंने नोटिस किया पिछले 7-8 सालों से, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बहुत कम, इवन मेल भी नहीं जाते थे। अब खुद मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पिछले 3-4 साल के मेरे टीचिंग करियर में मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे जो मेरे पास आए और दे आस्क्ड कि मैम हम प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, या मुझे मैनेजमेंट में जाना है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की मुझे कोई इंस्टीट्यूट्स बता दीजिए या कुछ कोर्सेज बता दीजिए, मुझे इसी फील्ड में आना है। हम आप लोगों को देखते तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप खेल भी रहे हैं, आप हमारे साथ फील्ड में आके खेलते भी हैं एंड स्टिल यू आर प्लेइंग, और आप क्लासेस भी ले रहे हैं, आप इस मतलब कि जिसे कहते हैं टीचिंग लाइन में आप इस लेवल पे भी हैं। तो काफ़ी ऐसे बच्चे आते हैं। पिछले 4-5 सालों में हमने काफ़ी बच्चों को ऐसे गाइड किया जिन्होंने, जहाँ से मैंने अपना सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने वहाँ एडमिशन लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है, स्पेशली गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हुई हैं, पेरेंट्स जागरूक हुए हैं। अदरवाइज़ पहले मैं देखती थी पेरेंट्स हमसे बात करते थे कि मैम प्लीज़ इस बच्चे को बोलो कि ये स्पोर्ट्स छोड़ दे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। तो मैं उनसे यही कहती थी कि आप मुझसे ये बात कर रहे हैं जो मैं खुद खेल के और खुद पढ़ाई मैंने ऐसे किया है, तो या तो आप गलत इंसान के पास आ गए हैं, या फिर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये बताऊं कि गर्ल्स के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से निकली हूँ बाहर, इतनी चोटें लगा के, इतनी सर्जरी करवा के, और हर जगह चोटों के निशान है, यहाँ अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो काफ़ी जगह मेरे इंजरीज़ हैं, बट स्टिल अगर जज्बा है अंदर
और पेरेंट्स कई मुझसे मोटिवेट होके भी गए कि ठीक है मैम, अगर आप ही गाइडेंस हैं तो हम बच्चे को नहीं रोकेंगे, बट आप इसको बताते रहिएगा कि कैसे कैसे कब खेलना है, अपने आप को कैसे प्रिवेंट करके चलना है इंजरीज से, क्या डाइट लेनी है, और करियर में कैसे फिर आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्स साइंस के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, क्योंकि ये कोई नई टर्म लग रही है मुझे बिल्कुल। और अभी रिसेंटली मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, उनसे मिलना हुआ, वो भी स्पोर्ट्स साइंस के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। जी। और मैंने सुना है चाइना और जापान हमसे बहुत आगे है, रशिया में स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत काम हो चुका है। तो वेयर वी आर, इंडिया कहाँ है? इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हम भी बहुत अच्छे रास्ते पर हैं स्पोर्ट्स साइंसेस के, एडवांस साइंसेस जिसे कहते हैं। अगर मैं छोटा सा एक कंपैरिजन करूं तो पहले जो स्पोर्ट्स हुआ करता था उसमें कोचेस गाइड करते थे, ठीक है ट्रेनिंग शेड्यूल है, आपको डेली ये करना है, डाइट के ऊपर ध्यान दे दिया, डेली आपको 2-4 घंटे सुबह शाम करना है, लेकिन स्पोर्ट्स साइंसेस के ऊपर उतना एडवांसमेंट नहीं था। लेकिन अब जब हम एनआईएस भी करते हैं या जो हम बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कंटेंट्स ऐसे हैं जैसे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। हम एक एथलीट को समझ रहे हैं कि वो किस मनोस्थिति से निकल रहा है। अगर उसने एक मैच लूज कर दिया तो वो इतना डिप्रेशन में ना चला जाए कि नेक्स्ट मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर ना कर पाए। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ऐसे कंटेंट्स हैं जो मोटिवेट करते हैं एथलीट को और प्रिपेयर करते हैं एथलीट को अपने अगले कंपटीशन के लिए। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में हमें एक बताया जाता है कि आपका एंगल ऑफ बॉडी या एंगल ऑफ दैट जॉइंट किस तरीके से रहना चाहिए कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं या फुटबॉल की बात करूं, बॉल आपके कितने डिस्टेंस में है, आपको किस एंगल से आना है, आपका लेफ्ट फुट किस एंगल कितने डिस्टेंस पर रहेगा बॉल के पास, आपका राइट फुट जो नी है वो किस एंगल से टर्न होगा, किस मोमेंट से आएगा और किस टाइमिंग पे आपको फुटबॉल को किक करना है। ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स हमें बताती हैं। क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेट में हमारे मैंने काफ़ी ऐसे एथलीट्स को अपने देखा जो पहले और अब में बहुत बेटर कर पाए, और जब मैंने उनकी बायोग्राफीज देखी तो उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स जो बायोमैकेनिक्स है, जो एडवांस साइंसेस हैं, जैसे स्पोर्ट्स साइंसेस की जो हम बात कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जब उस चीज़ को फॉलो किया, उनकी कोचेस ने जब उस चीज़ को लिया अपने स्पोर्ट्स में यूज़ किया, तो उनकी परफॉर्मेंस में एक इंक्रीज आया, सडन इंक्रीज आया, क्योंकि पहले शायद वो एक ऐसी ही चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे थे जो सालों साल से चलती हुई आ रही थी कि ठीक है आपको रन अप अपना अच्छा रखना है, इतने स्टेप से आना है, विकेट कितनी दूर से बॉल करना है। लेकिन अब क्या है, आपको किस एंगल से शोल्डर जॉइंट को मूव करना है, किस एंगल से आपका एल्बो जॉइंट खुलेगा, आपको बॉल कितना नी अपने कान के पास से छोड़ना है। ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स साइंसेस में हमें बताई जाती हैं। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हमारी डाइट के ऊपर न्यूट्रिशन है। ये सारी चीज़ें बारीकी से, किस गेम में आपको कार्ब्स कितने लेने हैं, प्रोटीन कितना लेना है। जैसे रेसलर्स की अगर हम बात करें, उनको अपना वेट मैनेजमेंट, जैसे अभी कुछ इंसिडेंसेस हुए थे, आपने देखा था ओलंपिक्स में, वेट कैटेगरी को लेके हमारे एक बहुत अच्छे एथलीट का मेडल रह गया था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये जो स्पोर्ट्स साइंसेस है वो हमें बताता है कि आपको इंटरनली एंड एक्सटर्नली कैसे अपना आपको मैनेज करना है, साइकोलॉजिकली भी, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। तो स्पोर्ट्स साइंसेस जो है, हम पहले से बहुत बेहतर रास्ते पर हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम हर गेम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल टीम्स जो बाकी टीम्स हैं उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है और हम ज़रूर उनके बराबरी पे पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। आप क्योंकि स्पोर्ट्स खेल भी चुकी हैं, आप स्पोर्ट्स पढ़ा भी रही हैं, और जैसे कि आपने स्पोर्ट्स साइंस की भी बात करी अभी, तो मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा, मे बी आपको सिली साउंड करेगा। मैं जानना चाहती हूँ कौन से गेम, कौन से ऐसे स्पोर्ट हैं जो वुमेन्स के लिए, इंडियन फीमेल के लिए मोर इजी हैं और मोर उससे हम मतलब मेडल्स भी लेके आ पाए इंडिया को। ऐसा कुछ मुझे क्या हमें पढ़ाया जाता है while doing the PhD और स्पोर्ट्स साइंस? ऐसा तो कोई कंटेंट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी डिफरेंट एक्टिविटी, जितने भी गेम्स में पहले जहाँ फीमेल्स नहीं थी, अब वो वहाँ भी आ गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गेम है जहाँ फीमेल्स नहीं आ सकती हैं, वेदर दैट इज स्विमिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, और एथलेटिक्स में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं। पोल वॉल्ट भी हालांकि टफेस्ट इवेंट है हमारे एथलेटिक्स में, लेकिन वहाँ भी हमारी फीमेल्स हैं। लेकिन एज एन एथलीट मैं ये कहूँगी कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट नहीं है
जिसमें फीमेल्स नहीं है। नहीं, देयर इज लाइक फीमेल्स इन ईच एंड एवरी स्पोर्ट, बट क्या स्पोर्ट साइंस ऐसी भी स्टडी करता है कि फीमेल बॉडी के हिसाब से या उनकी हाइट के हिसाब से या जो उनकी साइंस ऑफ बॉडी है उसके हिसाब से अगर ये 10 गेम हैं तो उसमें इंडियन प्लेयर या इंडियन वुमेन प्लेयर कैन डू बेटर देन द चाइनीज, बेटर देन द रशियंस, बेटर देन द यूएस, तो क्या ऐसा कुछ भी अभी आगे का एडवांस हमें पढ़ाया जाता है? लाइक आई सेड कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे को जब हम चाहते हैं कि वो प्रोफेशनली किसी गेम में जाए तो उसका एक प्रोसेस है, तो सेम प्रोसेस गोज विद दिस। क्योंकि गर्ल्स के लिए भी फिजियोलॉजिकली मुझे लगता नहीं कोई ऐसे गेम्स है जहाँ वो नहीं कर सकती हैं अच्छा, सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत है। लेकिन प्रोसेस सेम है। आप स्टार्टिंग में इनिशियली आप कुछ टैलेंट सर्चेस जो हैं वो आपको स्पॉट करते हैं। आपकी अगर हाइट अच्छी है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप, जैसे हाइट हम मानते हैं कि बास्केटबॉल में जिसकी हाइट अच्छी है वो बास्केटबॉल में जा सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे, अब वही बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी कि कुछ ऐसे मैंने एथलीट भी देखे हैं जिनकी हाइट बहुत एवरेज है लेकिन दे आर डूइंग वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट प्रोफेशनली। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन कुछ, अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका वेट बहुत अच्छा है, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, डेडिकेशन बहुत अच्छी है, आप पावरफुल हैं, आपके अंदर वो रफ एंड टफ वाली फील है, तो कोच आपको गाइड करेंगे ज़रूर। या तो आप फुटबॉल में आ जाइए या आप रेसलिंग में आ जाइए, या फिर कई जगह ये मैटर करता है कि आप किस एरिया से हैं और आपका स्पोर्ट्स का कल्चर कहाँ से चलता आ रहा है। जैसे हम छत्रसाल स्टेडियम की बात करें तो वहाँ रेसलिंग बहुत अच्छे लेवल पे है। वहाँ जो हमारे जब मैं छत्रसाल स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए जाया करती थी तो वहाँ सुशील जी जो हैं हमारे ओलंपियन, वो मैं उनको प्रैक्टिस करते हुए देखती थी। तो जब मैं देखती थी कि वहाँ पे तो हंड्रेड्स ऑफ रेसलर्स आर देयर, तो जब मैं पूछती थी तो वो ये कहते थे कि यहाँ पूरा कल्चर है। छत्रसाल स्टेडियम के पास जो लोकल जो लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ के जितने भी एथलीट्स थे जो छत्रसाल स्टेडियम में आते थे, शायद वो सब ने रेसलिंग ही ऑप्ट किया मोस्टली ने, क्योंकि आसपास का वहाँ कल्चर ही रेसलिंग का था। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि हम किस गेम में डालें, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया मैं फुटबॉल में इसलिए आई क्योंकि मेरे जो जानकार थे उन्होंने बोला कि भाई आपके अंदर स्पीड अच्छी है, तो उन्होंने मुझे पिक किया कि स्पीड अच्छी है। तो हम ऐसे ही पिक करते हैं किस प्लेयर में क्या चीज़ अच्छी है। तो फीमेल्स के लिए मुझे लगता है कि मैं ऐसा सोच पा रही हूँ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने अपने जो भी सीनियर्स देखे हैं और मैंने भी खुद काफ़ी ऐसे गेम खेले, तो मुझे कोई भी ऐसा गेम लगा नहीं कि मैं ये नहीं खेल सकती। वेदर दैट इज़ क्रिकेट, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इवन हैंडबॉल तक मुझे खिलाया गया कॉलेज की तरफ से। तो पर्सनली व्हाट आई फील कि फीमेल्स हर फील्ड में जा सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं, मेडल्स ला भी रही हैं। तो मैं सोच भी पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि पर्टिकुलरली किस गेम का नाम लूँ। अच्छा, मैदान के बाहर, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, मैदान के बाहर फुटबॉल लड़कियों को कैसे ताकत देता है? मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ऑल ओवर कोई भी गेम, लेकिन फुटबॉल देखिए एक कॉम्बैटिव गेम है, रफ एंड टफ गेम है। इसमें आपको एक टीम के साथ सामंजस्य बना के चलना होता है ना, एक दूसरे से कंपैटिबल होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्राइकिंग पोजीशन पर खेल रहा है उसकी गेम सेंस डिफेंस से मैच करती हो, लेकिन फुटबॉल हमें क्या सिखाता है, एक टीम यूनिटी। आपस में हमें कैसे दूसरे के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करना है, हमें कैसे अपने हर टीममेट के साथ कोप अप करना है। अगर कोई बॉल मिस हो गई तो हमें किसी को इमोशनली डाउन नहीं करना, उसको समझाना है, उसको बैकअप देना है, ठीक है। और इमोशनली बैलेंस करना सिखाता है हमें फील्ड ऑफ द फील्ड, क्योंकि समवेयर मैंने ऐसे कुछ प्लेयर्स देखे हैं, अगर दे लूज द गेम वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि 2-2 3-3 दिन तक प्रैक्टिस के लिए नहीं आते। फिर हमें उनको बुलाना पड़ा कि क्या हो गया, नहीं वो हार गए ना, तो वो मेरी वजह से ऐसे हो गया। तो ये एक इमोशनल बैलेंस करने में भी हमें हेल्प करता है। इंजरीज भी हो गई हैं तो हमें फिर से कैसे उठ के चलना है, जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया। तो फुटबॉल तो एक जिसे कह सकते हैं कि ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता है। टीम के साथ कैसे चलना है, कोचेस के साथ कैसे मैनेज करके चलना है, अपने ऑफिशियल्स के साथ कैसे मैनेज करके चलना है, कैप्टन की एक्सपेक्टेशंस से कैसे खरे उतरना है, डांट भी सुननी है, सॉरी भी बोलना है, लेकिन फिर अपने आप को उस लेवल तक भी ले जाना है दोबारा। जो एक वो फेज़ आया कि सब सोच रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हार गए, उस चीज़ को कोप अप करना है। तो साइकोलॉजिकली भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। पर्सनली जो मैंने खुद को लिए भी देखा और अपने साथी प्लेयर्स के लिए भी देखा कि टीम गेम कोई भी हो या इंडिविजुअल भी क्यों ना हो, इंडिविजुअल हमारे पास इतने एग्जांपल्स हैं। इंजरी के बाद भी हमारे इतने एथलीट्स हैं जो उठ के आए हैं, दोबारा खेला है।
तो अगर मैं बात करूँ सारे गेम्स की, स्पेशली फुटबॉल की, तो एक टीम के साथ रहना सिखाता है, और प्लस टीम प्लेयर्स के साथ ही नहीं, आपके जो परिवारजन हैं, आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, ऑफ द फील्ड भी उनके साथ कैसे प्यार से रहना है, या उनको कैसे मोटिवेट करना है, इमोशनली बैलेंस कैसे रहना है, ठीक है, और स्ट्रगल को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें जो हमें ऑफ द फील्ड स्पोर्ट्स सिखाता है। अच्छा, वन मोर थिंग, कि आपको ऐसा कभी लगा है कि खेल में महिलाओं को लेकर एक कुछ स्टीरियोटाइप चीजें हैं जो आपको लगता है सच में, मतलब आप लोग ये बात करते हो टाइप अदर जो लोग बात करते हैं स्टीरियोटाइप, उनकी टिपिकल थॉट्स, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया हो समाज के प्रति, कभी ऐसा रहा हो? अगर मैं पहले की बात करूं तो यस, उस टाइम मुझे खुद सुनने में काफ़ी आया कि क्यों खिला रहे हो, अपना पढ़ाई कराओ, शादी करनी है बड़े होके, वही जैसे नॉर्मल बातें होती हैं। पर वहाँ ये था कि चलिए पेरेंट्स का सपोर्ट था, लेकिन जब मैंने अपने फेलो एथलीट्स के साथ देखा, कुछ ऐसे मेरे साथ फ्रेंड्स थी जिनको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा। जब पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, तो रिलेटिव्स ने पेरेंट्स को बोला कि क्यों खिला रहे हो, कोई इसमें कुछ नहीं है, चोट लग जाएगी, शादी होनी है, सिर्फ पढ़ाई कराओ, एक कोर्स करवाओ, जॉब करवाओ। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शायद बाय गॉड्स ग्रेस पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जब मैं अपने आसपास देखती थी तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दुख होता था कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अभी भी जब कुछ ऐसे एथलीट्स के जो मेरे कॉलेज में कुछ अच्छे बच्चे हैं जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कुछ पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि मैम आप इसको बोलिए कि ये थोड़ा सा कम करे, तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आजकल जब इतनी अवेयरनेस है, इतना अच्छा फीमेल एथलीट्स दे आर डूइंग, जॉब स्कोप अच्छा है, गवर्नमेंट इतने स्कीम्स निकाल रही है, हम भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर वाई पेरेंट्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं पिछले सालों की और अब की, तो बहुत बेटरमेंट है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अब आ रही हैं, नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेशंस हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन में वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले से बेहतर है। अच्छा, भारत में जो वुमेन टीम है अभी, जैसे वुमेन टीम ने हाल में अंडर 20 में एसएफ में इंटरनेशनल में काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस करा, तो आपको लगता है, मतलब इस पर आपका क्या कहना है? और भारत अब आपको क्या लगता है कि फुटबॉल में क्या फीमेल टीम और बेटर करेगी, और क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और ज्यादा? जी जी, नहीं, जैसा आपने खुद ही बताया कि हमारी अंडर 20 जो Yeah. टीम है उसने बिल्कुल। क्वालिफाई किया है, जैसे जी। तो ये अपने आप में एक साइन है कि हमारा जो इंडियन जो फेडरेशन है, दे आर वर्किंग गुड, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं खुद भी जानकार रही हूँ फेडरेशन में, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और पहले के मुकाबले अब मैं देखूं तो जैसा कि हम खुद देख पा रहे हैं, हमारी जो गर्ल्स की टीम ने क्वालिफाई किया, तो वो ही खुद ये दिखा रहा है कि हमारी जो सरकारें हैं और जो बच्चे हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, और दे आर कमिंग फॉरवर्ड इन फुटबॉल एज वेल। जो हमारी सीनियर टीम रही है, मैंने खुद सीनियर टीम के साथ 2 बार इंडिया कैंप्स किए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के मैंने मैचेस देखे हैं, किया है। तो अब मुझे लगता है कि यस, फुटबॉल में काफ़ी अच्छा स्कोप है, और मैं ये होप करती हूँ कि हम एशियन जो हम जब भी पार्टिसिपेट करेंगे, हम वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इवन जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो भी बहुत डेडिकेशन से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कभी कभार कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने इतने सालों से देखा है कि मेन फुटबॉल भी जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन वही बात है, जज्बा नहीं जा रहा है। और क्योंकि फुटबॉल अब मेरे अंदर ही है, तो मैं तो हमेशा यही गाइड करूँगी कि, और यही मोटिवेट करूँगी अपने सभी फुटबॉलर्स को कि छोड़ना नहीं है, चाहे वो कोई भी गेम हो, बी रेगुलर, ट्रेनिंग करते रहें, कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो एक लास्ट सवाल और फिर हम अपना क्लोज करते हैं। फुटबॉल वुमेन टीम इज डूइंग बेटर और मेन टीम अभी? करंटली तो जैसे आपने अंडर 20 का बताया, तो उसमें तो फर्स्ट टाइम ही हमने किया है काफ़ी सालों के बाद। तो बट मैं कंपेयर सच में नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मेन टीम्स का एक अपना एक स्ट्रगल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमारे बहुत लेजेंड्स निकले हैं, बाईचुंग भूटिया सर, सुनील छेत्री जी, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी मुझे लगता है स्ट्रगल में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वही जैसे मैंने बताया कि स्पोर्ट्स साइंसेस कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेसिक्स से अपने शेड्यूल्स में इन्वॉल्व करनी पड़ेंगे।
और कुछ ऐसे स्कीम्स और कुछ ऐसी और फैसिलिटीज़, कुछ ऐसी और डाइट में चेंजेस, कुछ ऐसे और एक्टिविटाइजेशन, हमें कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी जो हमें डिफरेंट सरफेसेस में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में हमें लानी पड़ेंगी अपने शेड्यूल्स में, सो दैट हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा कर पाएँ। Wow. Thank you so much for such a great knowledge and information. और मुझे लगता है ये हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था आज का। और ऐसे ही और सेशन के लिए जहाँ पर आप स्पोर्ट्स साइंस के बारे में, कैसे वुमेन और अच्छा करें स्पोर्ट्स में, कैसे वो कर रही हैं, इसके लिए और नॉलेज के लिए और जानकारी के लिए और हमारे प्यारे प्यारे गेस्टों के साथ और मुलाकात के लिए आप हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए श्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के पॉडकास्ट में। और मोर नॉलेज, मोर जानकारी, मोर इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स के बारे में कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, कैसे औरतें परचम लहरा रही हैं देश दुनिया में जाके भारत का, उन सभी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। और कोई सवाल हैं तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उन सब का जवाब देना आपको, हम उन सब चीज़ों का आपको जवाब देंगे। थैंक यू।